आइए शुरू करते हैं एक और टॉपिक हमारा, प्रॉब्लम विद इंडियन एग्रीकल्चर एंड फीचर। भाई ये क्या है? प्रॉब्लम विद इंडियन एग्रीकल्चर एंड फीचर्स मतलब फीचर्स क्यों बोला गया? ऑब्वियसली बात है, हम फीचर किसे कहते हैं? विशेषताएं को। पर 1951 में हम अगर कहें ना कि एग्रीकल्चर की क्या क्या विशेषताएं थी, तो उनकी उनकी विशेषताएं बताते हुए ऐसा लगेगा कि यार ये तो प्रॉब्लम है, ये तो इंडियन एग्रीकल्चर की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो फीचर्स बोल लो, प्रॉब्लम्स बोल लो, प्रॉपर्टीज़ बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, सब एक ही बात है। ठीक है, इंडिपेंडेंस टाइम पे आके हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था 1951 के हिसाब से में प्रॉब्लम क्या चल रही थी, जिसको देखते हुए हमने कुछ बदलाव शुरू कर दिए थे। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी थी अब वो देखते हैं। पहली प्रॉब्लम, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। मतलब सिंपल है भाई, पानी फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है भाई, जो थी वो किधर थी? बस जहाँ नदियाँ बह रही हैं बस, और बाकी लोग किस पे डिपेंड थे? मानसून पे। तो वही है कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी, है ना। चलिए ये एक प्रॉब्लम हो गई। आइए दूसरी इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल एंड स्टार्टिंग होल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास, देखो एक तो पहली बात तो लोगों के पास ज़मीनें नहीं है। किसके पास है? जमींदारों के पास है। और जिनके पास है भी, वो बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं, बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम की, जितनी ज़्यादा छोटी ज़मीन रहेगी उतनी प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है, तो वही है कि ये भी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर सेक्टर की उस टाइम पे, स्मॉल एंड स्टार्टिंग होल्डिंग। और भैया जिनके पास ज़मीनें हैं वो जमींदार हैं, और जमींदार किसको देते थे अपना सारी ज़मीन? स्मॉल फार्मर को या लेबर को दे देते थे किराए पे, और उनसे लेते थे बहुत बड़ा हैवी टैक्सेस। टैक्सेस तो खत्म हो गया था 1951 के बाद, लेकिन जो रेंट वेंट लेते थे वो उस पर बहुत ज़्यादा ले लेते, वो बहुत ज़्यादा ले लेते थे। लेकिन बात आ जाती है कि भैया कि जो स्मॉल एंड स्मार्टिंग होल्डिंग का यही है सिंपल मतलब कि काफ़ी छोटे छोटे ज़मीन हुआ करते थे लोगों के पास, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी कम होती थी। और प्रोडक्शन तो वहाँ भी कम हो रही है, क्योंकि भैया वहाँ पे क्या है, लोग इतना कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी करते हैं वो सब कौन ले जाता है? जमींदार ले जाते थे, लैंडलॉर्ड ले जाते थे। ठीक है, सिंपल है। चलिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है? लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब, भाई प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जितने रिसोर्सेज लगे हुए हैं उस पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाना। ठीक है, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक खेत का टुकड़ा है, उसमें 10 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें हो रहा है 1 क्विंटल। सिंपल सी बात है ना, लो प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज हैं पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? बहुत सारे रीज़न है। लोग मानसून पे डिपेंड है, लोग को प्रोडक्शन नहीं करनी आती है। ठीक है, आज भी देखो कई गाँव में तो साइंटिस्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं किसान साइंटिस्ट, वो बताते हैं बल्कि किसानों को कि इस तरह प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं लोग उस टाइम पे, तो प्रोडक्शन जितनी होनी चाहिए उस टाइम पे उतनी नहीं हो पा रही थी। जी तो हमने कहा था कि उस टाइम पे इतनी प्रोडक्शन भी नहीं हो पाती थी कि लोग पूरे साल उसको कंजप्शन भी कर पाए। ठीक है, इतनी कम प्रोडक्शन होती थी और ज़मीन बहुत ज़्यादा। चलिए उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है? अगर एक फैमिली में 10 मेंबर हैं, 10 के 10 लगे हुए हैं खेतों में। ठीक है भाई, अगर 2 बंदों से काम हो सकता है, 2 बंदों से प्रोडक्शन हो सकती है, तो वो बाकी के 8 क्यों लगे हुए हैं? एम्प्लॉयमेंट पे तो है, पर ये एम्प्लॉयमेंट का कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होने वाला। मतलब काम में तो लगे पड़े हैं, पर इससे कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा क्या? 2 बंदे हैं, वो भी उतना जल्दी हो जाएगा, इतना है, पर प्रोडक्शन ज़्यादा तो ना होगी, नहीं ना। तो 2 बंदे हैं तब भी उतनी प्रोडक्शन होनी है, 10 बंदे हैं तब भी उतनी प्रोडक्शन होनी है। तो बाकी के जो 8 लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उससे कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ही है, जिसे कहते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। और उस टाइम पे होता था, क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम पे अदर काम भी तो नहीं होते थे। ये सर्विस सेक्टर नहीं था हमारे उस टाइम पे, इतना मैन्युफैक्चर सेक्टर भी नहीं था इतना, तो लोग सारे सारे क्या करते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे पड़े रहते थे। ठीक है, जिसमें क्या दिखता था हमें? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो जिनका कोई ज़रूरत नहीं है, जिनसे कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होने वाली है, फिर भी वो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब इसका सिंपल से मतलब ये है कि लोग काफ़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लगा रहे थे। न्यू टेक्निक काफ़ी आगे बढ़ चुका था ऑल ओवर कंट्री, लेकिन हम इंडिया में, ज़्यादातर कंट्री में तो बढ़ गया था, लेकिन इंडिया में अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब बैल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो पुरानी पुरानी टेक्निक है, जिससे भी काफ़ी पीछे प्रोडक्शन रह गई। ठीक है, चलिए उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेफिसिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बताया था मैंने शायद आपको, किसमें? कम बैंकिंग सेक्टर में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब सिंपल है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो आपसे पैसा एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोन देते हैं, जैसे बैंक हो गया।
जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, बिरला फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। इसे क्या करते हैं, ये सब आपको लोन देते हैं, पर बैंक नहीं है ना ये, जो आपको लोन दे ऐसे इंस्टीट्यूशन और जो आपसे एक्सेप्ट करे पैसा और आपको लोन भी दें, वो सारे इंस्टीट्यूशन इसमें आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाते हैं। तो डेफिशिएट ऑफ फाइनेंशियल का मतलब क्या होगा, उस टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की काफ़ी कमी होती थी। उस टाइम पे शहरों में ही बहुत कम होते थे, गाँव को तो छोड़ ही दो, गाँव में को तो छोड़ ही दो, शहरों में ही बहुत कम ब्रांचेस होते थे, बहुत कम। तो किसान फिर थका रहा, उसके बाद कोई रास्ता नहीं होगा, तो वो लास्ट में लोन किससे लेगा, जमींदार से, क्योंकि उसी भी तो प्रोडक्शन करनी है, उनको पैसे जरूरत पड़ेगी, तो वो किससे लेगा, जमींदार से। किस पे लेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो वहाँ पे फिर से बर्बाद हो गया। तो वही है, जितना ज़्यादा परेशान किया जाए किसान को, जितना ज़्यादा उसके उनके प्रॉफिट को लिया जाएगा, उनका बचेगा कम, कम बचेगा तो अलग अलग प्रोडक्शन होगी कम। सिंपल है कि उस टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की काफ़ी कमी रही थी, इसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। क्लियर। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। टेनेंट मतलब क्या, किराएदार, और लैंडलॉर्ड मतलब जमीन का मालिक। अब इन दोनों में हमेशा क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था, मतलब मतभेद चलते रहते थे, रेंट को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, हर चीज़ में ज़्यादातर मतभेद रहते ही रहते थे। तो ये भी प्रॉब्लम है कि उस टाइम पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता था। ठीक है। और लास्ट लास्ट है ये प्रॉब्लम, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम। मतलब उस टाइम पे या तो थे ही नहीं, या तो बहुत कम थे, क्या, ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम, मतलब ऐसी मार्केट सिस्टम जहाँ पे पूरी तरह कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का, और जहाँ किसान अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोड्यूस करे गुड्स को अच्छे दाम पर बेच सके। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं किसान हूँ और मेरे पास 100 क्विंटल वीट है, जो कि मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ, पर मार्केट में मुझे मिल रहा है सिर्फ 1 किलो 1 रुपये में। 1 किलो गेहूँ में से कोई खरीद रहा है कितने में, 1 रुपये में। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो मुझे किसने बताया कि तो आप अनाज मंडी जाओ, अनाज मंडी में गवर्नमेंट जो है वो आपको 1 किलो राइस के बदले 5 रुपये दे रही है। तो मैं उसी मंडी में जाऊँगा ना, फ़ायदा होगा ना मुझे। तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जिसे हम मतलब नॉर्मली तो हम इसे ये कहते हैं अनाज मंडी। तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम उस टाइम पे थे, तो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करते थे ऐसी मार्केट जहाँ पर ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हो, गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। तो हमने प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर समझ लिया। इससे पहले हमने प्रॉब्लम्स वो इम्पोर्टेंस जान ली। अब इम्पोर्टेंस जान लिया, प्रॉब्लम पढ़ लिया, अब आती है सोल्यूशन के बारे में कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो फिर हमारा नया टॉपिक है, वही है रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन से बदलाव लाए गए जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी ग्रोथ कर गया। क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसके अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है और जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग टॉप पॉइंट्स हैं, तो आपको जरूर करना है उसको। ठीक है, चलिए बाय बाय।